नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका संस्कृति ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपना जो स्नेह है वो हमें दिखा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण की पिछली क्लासों में हमने कर्ता कारक और कर्म कारक के बारे में जाना है। कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों कारक हमने पढ़ लिए हैं। आज अपना टॉपिक है करण कारक। तो सबसे पहले हम करण कारक के बारे में जानेंगे, सामान्य बातचीत इसकी करेंगे। तो करण कारक के लिए सबसे पहले हम सूत्र पढ़ेंगे। इसमें कर्तरी करणीयोसि तृतीया, कर्तरी करणीयोसि तृतीया। कर्तरी करणीयोस तृतीय ये कहता है कि अनुक्त कर्ता में और करण में तृतीया विभक्ति होती है। देखिए सूत्र ने क्या कहा कि अनुक्ते कर्तरी करणे च तृतीया स्यात्। सूत्र ने ये कहा कि अनुक्त कर्ता और करण में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुक्त कर्ता की। किसकी बात करेंगे? अनुक्त कर्ता की। देखिए हमारे सिलेबस में वाच्य, द्वितीय विभक्ति में भी हमने वाच्य के ऊपर बात की है। तो वाच्य के माध्यम से मैं आपको इस कर्ता को समझाऊंगा। तो एक कर्ता होगा अपना उक्ति कर्ता, और यहां सूत्र ने कहा एक अनुक्त कर्ता। दोनों कर्ताओं की बात करेंगे हम, उसके बाद में करण के ऊपर बात करेंगे। तो उक्त कर्ता, अब देखिए अपने सिलेबस में कर्तरी वाच्य और कर्म में वाच्य और भाव वाच्य। कर्तृवाच्य के अंदर हम बात करेंगे उक्त कर्ता की। तो ये जो उक्त कर्ता है, इस उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, क्योंकि कर्तरीकरणीय तृतीय ये कहता है कि अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। अब देखिए कर्तृवाच्य का जो कर्ता होगा उस कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, और क्रमवाच्य का जो कर्ता होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्रमवाच्य का जो कर्ता है वह अनुक्त कर्ता होता है, और भाववाच्य का जो कर्ता होगा उसमें भी कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। केवल कर्तृवाच्य का जो कर्ता है उस कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अब हम इसकी परिभाषा को समझाएं तो हम कह सकते हैं कि जिस कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़े, अर्थात जहां क्रिया कर्ता के अनुसार आए वह उक्त कर्ता कहलाता है। यानी जहां पर क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्ता के अनुसार। वो कर्ता कौन सा होगा? उक्त कर्ता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। वो कर्ता कौन सा कहलाएगा? उक्त कर्ता। और उक्त कर्ता में उक्ति कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति। हम बात करेंगे अब अनुक्त कर्ता की। कौन से कर्ता की? अनुक्त कर्ता। तो अनुक्त कर्ता के लिए हम कहेंगे जिस कर्ता का प्रभाव क्रिया पर ना पड़े वह अनुक्त
कर्ता कहलाता है। यानी जहां क्रिया के ऊपर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वो कौन सा कर्ता कहलाएगा? अनुक्त कर्ता। और अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। और यहां लिख सकते हैं हम कर्मवाच्य एवं भाववाच्य का कर्ता, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य का कर्ता अनुक्ति कर्ता होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होगा वो कौन सा कर्ता होगा? अनुक्त कर्ता। और कर्तृवाच्य का जो कर्ता होगा वो कौन सा होगा? उक्त कर्ता। यानी जहां पर कर्ता का सीधा प्रभाव क्रिया पर पड़ता हो वो कर्ता कहलाता है उक्त कर्ता। और जहां पर कर्ता का प्रभाव क्रिया पर ना पड़ता हो वह कहलाता है अनुक्त कर्ता। अनुक्त कर्ता में विभक्ति होगी तृतीया, उक्त कर्ता में विभक्ति होगी प्रथमा। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, वाच्य से ही एक उदाहरण लेते हैं। वाक्य लिया मैंने, राम है ग्रंथम लिखती। वाक्य क्या लिया हमने? राम है ग्रंथम लिखती। कौन से वाच्य का है? कर्तृवाच्य का, क्योंकि यहाँ क्रिया किसके अनुसार आ रही है? कर्ता के अनुसार। कर्ता का जो प्रभाव है वो सीधा किस पर दिखाई दे रहा है? यहाँ क्रिया पर। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये कौन सा कर्ता है? उक्त कर्ता, क्योंकि यहाँ कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? प्रथमा विभक्ति का। और यहाँ सीधा प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है किसका? कर्ता का। इसीलिए ये कर्ता कौन सा है? उक्त कर्ता। ठीक है। अब इसी को हम अनुक्त कर्ता में परिवर्तित करेंगे तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया, क्योंकि कर्तरी और तृतीया ने ये कहा कि अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। तो क्या हो जाएगा? रामेण। अब वाच्य के अंदर हमने द्वितीय विभक्ति में भी पढ़ा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ग्रंथ है, रामेण ग्रंथ है लिखियते। कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की। और यहाँ किस क्रिया किसके अनुसार आती है? कर्म के अनुसार। और कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? यहाँ प्रथमा विभक्ति। क्लियर है? द्वितीय विभक्ति में भी हमने कर्म को समझा था, उक्त और अनुक्त। वहाँ पर भी हमने इसको विस्तार से जाना है। आगे जब वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम इसको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर है ये? देखिए एक बार पुनः इसको समझा रहा हूँ। कर्तरी और तृतीय ने कहा कि अनुक्त कर्ता में और अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। सूत्र ने कहा उसी के अनुसार हमने यहाँ उक्त कर्ता और अनुक्त कर्ता, कर्ता को दो भागों में बांटा, उक्त कर्ता और अनुक्त कर्ता। उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति की हमने? प्रथमा। कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है वह उक्त होता है और क्रमवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है वह अनुक्त कर्ता होता है। यहाँ अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी और उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। दोनों की परिभाषा की हम बात करें तो उक्त कर्ता के लिए हम कह सकते हैं कि जहाँ कर्ता का प्रभाव सीधा क्रिया पर पड़े वह उक्त कर्ता कहलाता है। अर्थात जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार आए वह कर्ता उक्त कर्ता कहलाता है। अनुक्त कर्ता के लिए हम कह सकते हैं कि जिसका प्रभाव क्रिया पर ना पड़े वह कौन सा कहलाएगा? अनुक्त कर्ता। और अनुक्त कर्ता जो होगा वह कर्मवाच्य और भाववाच्य का अनुक्त कर्ता होगा। उसके बाद में यहाँ सूत्र में लिखा हुआ है करणे, तो हम करण को जानेंगे। अब इसमें क्लियर है? करण के लिए हम सूत्र पढ़ेंगे साधक तमम करणम। अब साधक तमम करणम को हमने संक्षिप्त में पहले जाना है, उसी बात को हम यहाँ रिवाइज करेंगे। यहाँ करण कारक में अपना दूसरा सूत्र आएगा साधक तमम करणम। साधक तमम करणम यानी साधक तमम, साधन से क्या हो? क्रिया सिद्ध हो, वह क्या कहलाता है? करण।
यानी हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं क्रिया की सिद्धि के लिए जो सर्वाधिक सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। यानी क्रिया की सिद्धि के लिए जो सर्वाधिक सहायक होगा उसकी कौन सी संज्ञा होगी? करण संज्ञा। और जहां करण संज्ञा होगी वहां कर्तृकरणीय तृतीया, इस सूत्र के द्वारा कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीया विभक्ति का। क्लियर है? अनुक्ते साधकतमम करणम ने ये कहा कि कर्ता अपनी क्रिया को सिद्ध करने के लिए या क्रिया की सिद्धि के लिए जो कर्ता के लिए सर्वाधिक क्या है? सहायक होता है। जैसे मैं अभी यहाँ करता हूँ और यहाँ लिखने की क्रिया कर रहा हूँ, तो ये कलम है, ठीक है? तो इस कलम से मैं क्या कर रहा हूँ? क्रिया को सिद्ध कर रहा हूँ। तो कर्ता की क्रिया की सिद्धि के लिए जो सर्वाधिक सहायक होता है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? करण संज्ञा। और जहां करण संज्ञा होगी वहां कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। जैसे हम उदाहरण देखें, यहां सीता कलमेन लिखती। अब यहाँ जो सीता है वो अपनी क्रिया को किससे संपन्न कर रही है? कलम से। तो उसके लिए सर्वाधिक सहायक क्या है? कलम। तो यहाँ ये सर्वाधिक सहायक है। यहाँ कौन सी संज्ञा हुई? करण संज्ञा। और जैसे ही यहाँ करण संज्ञा हुई कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया। दूसरा वाक्य ले हम, राम है कंदुकेन क्रीडति। राम कंदुकेन यानी गेंद से क्या करता है? खेलता है। तो यहाँ जो राम है वह खेलने की जो क्रिया कर रहा है, जो कीड़ा करने की क्रिया संपादित कर रहा है, वो किससे कर रहा है? गेंद से। तो ये कर्ता की जो क्रिया थी उसके लिए सर्वाधिक क्या है? सहायक है। तो यहाँ कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया। जैसे संक्षिप्त में हमने एक वाक्य भी देखा था, वहां राजा हस्तेन ददाती। राजा हाथ से, ददाती यानी देता है। तो राजा अपनी देने की जो क्रिया है वो किससे संपन्न कर रहा है? हाथ से। तो ये कर्ता की क्रिया की सिद्धि के लिए सर्वाधिक सहायक है। जैसे ये सर्वाधिक सहायक हुआ इसकी कौन सी संज्ञा हुई? करण संज्ञा। और जहां करण संज्ञा होगी वहां कर्तृकरणीय तृतीया सूत्र के द्वारा कौन सी विभक्ति की हमने? तृतीया विभक्ति। उम्मीद है दोनों सूत्र आपके क्लियर हैं, दोनों सूत्रों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हम आगे चलेंगे तृतीया उपपद विभक्ति की तरफ। तृतीया विभक्ति की तरफ चल रहे हैं, उपपद की तरफ ही। दोनों सूत्रों को आपने देखा, समझा। उसी के बाद में अगला अपना सूत्र है सह युक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने ये कहता है कि सहवाची अव्ययों। अब ये सहवाची अव्यय कौन कौन से हैं? सह, समम, साखम, सार्धम, युगपति। देखिए सूत्र में लिखा हुआ है सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने ये कहता है कि सहवाची अव्ययों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। कौन से कारक में? अप्रधान कारक में। क्योंकि सूत्र के अंदर लिखा हुआ है कि अप्रधान कारक के अंदर आपको सहवाची अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति करनी है? तृतीया। अब सहवाची अव्यय कौन कौन से हैं? सह, समम, साकम, सार्धम और युगपति। ये जो सहवाची, अब सहवाची का अर्थ क्या होता है? साथ। ठीक है। सहवाची अवयवों के योग में
जो अप्रधान कारक होगा उसी अप्रधान कारक में तृतीय विभक्ति होती है। लिख सकते हैं आप कि सहवाची अवयवों के योग में, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सह, समम, साकम, सार्धम, युगपत, इन अवयवों के योग में तृतीय विभक्ति होती है अप्रधान कारक में, मुख्य कारक में नहीं होगी। जैसे उदाहरण से हम इस चीज को समझे, पिता पुत्रेण सह आगतः, पिता पुत्रेण सह आगतः, पिता पुत्र के साथ आगतः यानी आता है। अब देखिए यहाँ प्रधान कारक कौन है? पिता। कौन आ रहा है? पिता। अब किसके साथ आ रहा है? वो पुत्र के साथ। ये तो पुत्र क्या हुआ? अप्रधान कारक। तो यहाँ किसके योग में तृतीय विभक्ति दिखाएंगे हम? सहयोगे तृतीया। किसमें हुई? पुत्रेण में। दूसरा उदाहरण देखे, राम है मोहनेन साखम पाठम पठति। राम जो है मोहनेन साकम, मोहन के साथ पाठ को क्या करता है? पढ़ता है। तो राम किसके साथ पढ़ रहा है? मोहन के साथ। तो साकम ही होगी। यहाँ कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। दूसरा उदाहरण देखे, सीता गीतया सार्धम गच्छति। सीता जो है वो गीता के साथ क्या करती है? जाती है। तो सीता गीतया सार्धम गच्छति, यहाँ किसके योग में विभक्ति हुई? सार्धम के योग में। तो साथ वाले जो अव्यय हैं सह, समम, साकम, सार्धम, इन अव्ययों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। क्लियर है? अगला अपना नियम है, इसी के अंदर ही हम नोट लगा करके लिखेंगे, साथ अर्थ की प्राप्ति होने पर भी, जब वाक्य में सात अर्थ की प्राप्ति होने पर भी अप्रधान कारक में सहवाची के योग में सहवाची के योग में तृतीय विभक्ति हो जाती है। यानी जब वाक्य में हमें ये नहीं दिखाए गए हो कौन से अव्यय? सह, समम, साकम, सार्धम, और इन अव्ययों के बिना ही वहां पर हमें सात का अर्थ प्राप्त हो रहा हो, तो वहां पर भी अप्रधान कारक में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। अगला नियम अपना ये नांग विकार है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये नांग विकार है। भी काफी सारी एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे रीट की बात करें, फर्स्ट ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड की बात करें, अन्य जो कंपटीशन के एग्जाम में संस्कृत से संबंधित थी, रीट, टेट, सीटेट, जो भी एग्जाम है उनके अंदर यहाँ से प्रश्न आने की अधिक संभावनाएं रहती हैं। तो अगला अपना नियम है ये नांग विकार है। सूत्र का मैं पदच्छेद करूंगा, यहां से निकलेगा अपना येन, यहां से निकलेगा अंग, दीर्घ संधि है, और यहां से निकलेगा अपना विकार है। अब सूत्र के अर्थ से ही हम इस बात को समझेंगे कि सूत्र कहना क्या चाह रहा है। येन यानी जिस अंग, यानी अंग में, अंग जानते हो ना, शरीर का कोई भी अंग हो, जिस अंग में विकार है यानी विकार, बीमारी, या कह सकते हैं विकृति। अब देखिए इसको समझे, जिस अंग में विकार, बीमारी या विकृति को दिखाया जाए, किसको दिखाया जाए? बीमारी को या विकृति को दिखाया जाए,
उसमें अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति यानी अब देखिए इसके में परिभाषा की व्याख्या करूं तो विकृत प्राणी के विकार को जिस अंग के माध्यम से दिखाया जाए उसी विकृत प्राणी के उस अंग में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। जैसे मैं कहूं सुरेश पैर से लंगड़ा है तो सुरेश का विकार हम किससे दिखा रहे हैं? पैर से। मैं कहूं मैं हाथ से लूला हूं तो मैं किससे लूला हूं? हाथ से। तो मेरा विकार क्या हुआ कि मैं हाथ से क्या हूं? लूला हूं। जैसे मैं कहूं सीता आंख से काणी है तो वो किससे काणी है? आंख से। मैं कहूं सेठ जी सिर से गंजे हैं तो सेठ जी का विकार क्या है? वहां वो सिर से क्या है? गंजे हैं। तो विकृत प्राणी के विकार को जिस अंग के माध्यम से दिखाया जाए या प्रकट किया जाए उसी विकृत अंग के अंदर अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति होती है। सूत्र अपना येन अंग विकार है, येन अंग विकार है, यानी जिस अंग के माध्यम से विकृत प्राणी के विकार को दिखाया जाए उसी विकृत अंग में अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण आएगा अपना श्रेष्ठी सिरसा खलवाट है अस्ति। श्रेष्ठी सिरसा यानी सिर से, खलवाटे यानी गंजे, अस्ति यानी है। सेठ जी किससे गंजे हैं? सिर से। सेठ जी जो हैं वो सिर से क्या है? गंजे हैं। ठीक है। सा नेत्रेण काण है अस्ति। सा यानी वह किससे काणी है? नेत्र से। तो उसका अंग विकार क्या हो गया? वो कि नेत्र से क्या है? काणी है। तो हम कह रहे हैं कि जिस अंग के माध्यम से विकृत प्राणी के विकार को प्रकट किया जाता है या दिखाया जाता है तो उसी विकृत अंग में तृतीया विभक्ति किसके योग में होगी? यहां पर भी हम लिखेंगे अंग विकार योगे तृतीया। अंग विकार के योग में कौन सी हुई? तृतीया। वाक्य में यहां पर भी अंग विकार के, आपको ये नहीं लिखना है खलवाटे योगे तृतीया, काणे योगे तृतीया, ऐसा नहीं लिखना है। डायरेक्ट हमें लिखना है कि यहां अंग विकार के योग में कौन सी विभक्ति हुई है? तृतीया। दूसरा उदाहरण देखें। सह बालक है अक्षणा काण है अस्ति। वह बालक की अक्षण यानी आंख से क्या है? काणा है। तो यहां उसकी आंख से उसके विकार को क्या कर रहे हैं? हम दिखा रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखें। साधु पादेन खंज है अस्ति। साधु पादेन यानी पैर से, खंज यानी लंगड़ा है। साधु जो है वो पैर से क्या है? लंगड़ा है। तो यहां खंजे के योग में नहीं दिखाएंगे, किसके योग में विभक्ति दिखाएंगे? अंग विकार योगे तृतीया। अंग विकार के योग में कौन सी हुई? तृतीया। साधु किससे लंगड़ा था? पैर से। तो जैसे ही वो पैर से लंगड़ा हुआ उसके विकार को यहां दिखाया गया तो सूत्र ने ये कहा कि यहां मैं अपना कार्य करूंगा। कौन सा कार्य करेगा? अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति करेगा। ठीक है। सा, अन्य उदाहरण और देखते हैं एक दो। सा बालिका मुखेन मूक है अस्ति। वह बालिका मुखेन यानी मुख से, मूक यानी गूंगी है। वो जो बालिका है वह मुख से क्या है? गूंगी है, बोलती नहीं है। सह पाणिना, पाणी यानी होता है हाथ, हाथ से, सह पाणिना कूणी ही अस्ति। वह हाथ से क्या है?
लूला है, वह हाथ से क्या है, लूला है। तो यहाँ पर भी उसके अंग विकार को क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। सीता कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति। सीता कर्णाभ्याम यानी कानों से, बधिर यानी बैरी है। तो इसका जो अंग विकार है यहाँ क्या है कि वो कानों से क्या है, बैरी है। तो जिस विकृत अंग के माध्यम से अंग विकार को दिखाया जाता है, उसी विकृत अंग में अंग विकार के योग में कौन सी विभक्ति कर रहे हैं, तृतीय विभक्ति। ब्लैक बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड है अपना, जो सॉरी ग्रीन बोर्ड है, उसका आप स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको लिखने में कोई असुविधा ना हो। उसके बाद में अगला नियम है अपना इत्थम भूति लक्षणे, ले लिया होगा अपने स्क्रीनशॉट। अगला अपना सूत्र है इत्थम भूति लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे ये कहता है कि वह इस प्रकार का है। देखिए सूत्र में पूरी बात यहीं पर कह रहे हैं कि वह इस प्रकार का है, यानी वह कैसा है। किसी भी लक्षण से या किसी भी चिन्ह से किसी की पहचान की जाए, किसी लक्षण या अभिज्ञान चिन्ह से, अभिज्ञान चिन्ह से किसी की पहचान की जाए, उसी लक्षण या अभिज्ञान चिन्ह में, उस लक्षण या अभिज्ञान चिन्ह में तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति होती है। यानी किसी भी लक्षण या अभिज्ञान चिन्ह से किसी की पहचान को दिखाया जाए, जैसे मैं कहूं वह चोटी से क्या हो रहा है, पंडित प्रतीत होता है। यानी किसी ने अपने केस बढ़ा ली, किसी ने अपनी चोटी बढ़ा ली और उस चोटी से वो क्या लग रहा है, पंडित प्रतीत हो रहा है। तो किसी भी लक्षण या चिन्ह के माध्यम से किसी की पहचान को दिखाया जाए, किसी की पहचान बताई जाए, तो वहां पर उसी लक्षण के योग में वहां कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति। जैसे उदाहरण की हम बात करें, राकेश है, सिकया पंडित है, प्रतीयते राकेशी सिकिया। सिकिया यानी शिखा से, शिखा क्या होती है, चोटी। शिखा क्या होती है, चोटी। राकेशी चोटी से क्या हो रहा है, पंडित प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ उस शिखा के माध्यम से उसका लक्षण क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है और उससे वो क्या प्रतीत हुआ, पंडित प्रतीत हुआ। तो इस अभिज्ञान चिन्ह में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया। साधु जटाभिः तापसः प्रतीयते। साधु जटाओं से, तपस्वी यानी कोई साधु है, उसने अपनी जटाएं बधा ली और उन जटाओं से वो क्या हो रहा है, तपस्वी प्रतीत होता है। सह गणवेशेन छात्र है, प्रतीयते। वह गणवेश से किसी विद्यालय का क्या प्रतीत होता है, छात्र प्रतीत होता है। यानी उसने ऐसी वेशभूषा धारण की कि वह छात्र प्रतीत होता है। सा आकृत्या शूरा प्रतीयते। वह
आकृति से कैसी प्रतीत होती है? मोटी प्रतीत होती है, यानी उसकी जो आकृति है वो कैसी है? मोटी है। तो वह उसी आकृति से, उसका चिन्ह क्या हुआ यहाँ? आकृति। तो यहाँ इसी अभिज्ञान चिन्ह के माध्यम से कौन सी विभक्ति हुई? तृतीय विभक्ति। क्लियर है? एक बार इसको पुनः समझेंगे। इत्थंभूत लक्षण है, ये कहता है कि किसी भी लक्षण या अभिज्ञान चिन्ह के माध्यम से किसी की पहचान को प्रकट किया जाए, वहां उस लक्षण या अभिज्ञान चिन्ह में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे हमने कहा राकेश चोटी से क्या प्रतीत हुआ? पंडित प्रतीत हुआ। तो चोटी में कौन सी विभक्ति हुई? तृतीय। साधु जटाओं से क्या प्रतीत हुआ? तपस्वी। तो जटाओं में कौन सी हुई? तृतीय। छात्र किससे प्रतीत हुआ? गणवेश से। तो गणवेश में कौन सी विभक्ति हुई? तृतीय। धन्यवाद विद्यार्थियों। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।